हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th के बायो के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों तरह के क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छा रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। हृदय के वेश्मों का शिथिलन, शिथिलन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़न। तो हृदय में जो फैलाव होता है, शिथिलन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डायस्टॉल, ठीक है, डायस्टॉल कहते हैं। और संकुचन जो होता है, संकुचन, उसे कहते हैं सिस्टॉल। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्लाज्मा रक्त के आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है। देखिए, हमारे ब्लड को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में। एक होता है तरल भाग, ठीक है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा होता है ठोस भाग। ठोस भाग में आपका आ जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, जिसे रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। ये तीन आते हैं ठोस में, और तरल में आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होता है हमारे रक्त का आयतन का 55% होता है, ठीक है। तरल भाग जो होता है वो 55%, और ठोस भाग जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी आता है वो होता है आपका 45%। ये याद कर लीजिएगा, तो आपका 2 का सही आंसर हो जाएगा 55%। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे दिमाग के बीचों बीच, ठीक है, सामने दिमाग के अंदर हड्डियों में पाई जाती है, और इसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है और इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि हमारे शरीर की बाकी सारी ग्रंथियों का नियंत्रण यह पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। अगर इससे निकलने वाला हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो गया तो आदमी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और कम स्रावित हुआ तो आदमी बौना हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वृक्क कोशिका को क्या कहते हैं। वृक्क कोशिका को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वृक्क कोशिका को कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे पूछ देता है आपसे कि तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किस मस्तिष्क को कहते हैं। कौन दिमाग का कौन सा हिस्सा सोचने समझने की ताकत रखता है, कौन सोचता समझता है, जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी फोरहेड जो होता है हमारा, फोरहेड का हिस्सा होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है उसे कहते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है। नर युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी अंडाणु। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, संयोजन को क्या कहते हैं? तो ये है आपका, सही होगा इसका निषेचन, निषेचन कहते हैं, ठीक है। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है? तो निषेचन के पश्चात बनता है जाइगोट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पीत किससे निकलता है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आपका ऑप्शन दे देगा पित्ताशय, ठीक है, तो लोग पित्ताशय टिक करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। सही आंसर जो है वो है यकृत यानी लीवर, ठीक है। लीवर जो होता है हमारा, लीवर से निकलता है पीत, ठीक है। पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है, पीत निकलता है यकृत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो है आपका एथिलीन। एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है, इसी से फल पकता है, ठीक है। ये पादप हार्मोन है, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 9, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है। देखिए, जो पुष्प होते हैं ना, फूल जो होते हैं, फूल के नीचे ऐसे इसमें यहाँ अंडाशय होता है और अंडाशय के बीच में बीजांड होता है, ठीक है। वो जब ये विकसित होता है, बड़ा होता है, तो बीजांड जो होते हैं वो बन जाते हैं आपके बीज,
और अंडाशय जो होता है, अंडाशय वो आपका बन जाता है फल। फल में जो गुदा होता है वो अंडाशय होता है और जो बीज होता है वो बीजांड होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वायवीय श्वसन पूर्ण कहाँ होता है? श्वसन जो होता है 2 चरणों में पूर्ण होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला होता है आपका कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में जो पूर्ण होता है, जो श्वसन का पहला चरण होता है, वहाँ पे ऊर्जा का कम निष्कासन होता है। ठीक है, और पूर्ण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपका पूर्ण होता है श्वसन प्रक्रिया और पूरी तरह से ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका ऊर्जा गृह। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर बीपी कितना होता है स्वस्थ व्यक्ति का? तो ये तो सबको पता है, 120/80। अगर रक्तचाप बढ़ता है तो उससे हमारा हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, जिससे मस्तिष्क का दिमाग, जो मस्तिष्क का नस होता है उसे उसकी फटने के चांसेस हो जाते हैं और इंसान मर जाता है, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रा में जनन कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हाइड्रा में जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार होता है? तो होता है आपका मुकुलन, मुकुल निकलता है छोटा सा। ठीक है, और वो बाद में अलग से बड़ा हाइड्रा बन जाता है। तो हाइड्रा में और ईस्ट में आपका मुकुलन द्वारा होता है जनन। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कि परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन तंत्र के अंगों के नाम लिखें। तो परिवहन का मतलब आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो परिवहन जो होगा वो होता है हमारे शरीर में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनके हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालना, ये होता है परिवहन। और परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? तो ये आता है आपका हृदय, ठीक है, रक्त जिसे रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं, और उसके बाद आता है रक्त वाहिनियाँ जिसमें नसें होती हैं, जिसमें ब्लड बहता है, खून बहता है, उसे कहते हैं। तो ये होते हैं परिवहन तंत्र के अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे और क्यों कहते हैं? देखिए ये आ गया सवाल। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और क्यों कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि ये हमारे शरीर के बाकी सारे ग्रंथियों को, जैसे होता है ना थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इन सब को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि 5 पादप हार्मोन के नाम लिखें। तो 5 पादप हार्मोन, पहले एक चीज़ समझ लीजिए आपको कि पादप में जो नियंत्रण होता है वो सिर्फ रसायन से होता है। ठीक है, पादप में जो नियंत्रण होता है वो सिर्फ रासायनिक होता है, जबकि जंतुओं में जो नियंत्रण होता है वो रासायनिक और तंत्रिकीय दोनों होता है। तंत्रिका तंत्र भी होता है जंतुओं में, इंसानों में, जानवरों में। तो जो रसायन पादप में नियंत्रण करते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो 5 पादप हार्मोन के आपके नाम बताने हैं। तो क्या है पादप हार्मोन? आपका पहला है ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। इनका काम क्या होता है? जिब्रेलिन्स ये पौधों में वृद्धि कराते हैं, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स। उसके बाद आपका आ जाता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये पौधे में वृद्धि को रोकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। एक आता है एथिलीन जो फल पकाने के काम करता है। ठीक है, 4 हो गया। 5वां आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 5वां कौन सा होता है। ठीक है, एक मैंने छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आनुवांशिक गुणों से क्या समझते हैं? आनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं? तो दोस्तों आनुवांशिक का मतलब ही होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो बाप दादा में है वो उनकी संतानों में आए, तो उसे हम कहते हैं आनुवांशिक गुण। तो कुछ ऐसे गुण के नाम बताइए जो आनुवांशिक होते हैं। तो जैसे होता है ना कि आँखों का रंग हो जाता है, आनुवांशिक हो गया, बालों का रंग हो गया, ये आनुवांशिक हो जाता है। जैसे एक बीमारी है आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और ये आनुवांशिक होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है कि श्वसन क्या है, इसके प्रकार बताएं। तो श्वसन क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है ये। श्वसन होता है कि हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, और वहां पे CO2 निकलता है जो कोशिकाओं से फिर हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका वायवीय, एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय। दोनों में अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है। वायवीय जो होता है ये आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों में। इसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलता है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलता है, इसमें ऊर्जा कम निकलता है। ठीक है, वायवीय, अच्छा एक चीज़ और, वायवीय श्वसन जो होता है ये कहाँ पूर्ण होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। और अवायवीय श्वसन जो होता है वो आपका कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इस पे चांस बन रहा है ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछने का। पूछेगा वायवीय श्वसन कहाँ पूर्ण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिक गुण से क्या समझते हैं, ये तो हो ही गया ना आनुवांशिक गुण। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत आसान सवाल है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपके लिए बहुत आसान सवाल होने वाला है। ठीक है, हृदय इस तरह से होता है। ठीक है, इधर दायां होता है, ये क्या होता है, नीचे वाला दायां निलय होता है, और इधर वाला बायां निलय होता है, बायां साइड। ठीक है, ये ऊपर जो होता है वो अलिंद हो जाता है, इसको आप किताब से देखिएगा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बायां दायां अलिंद हो गया। ठीक है, ये जो दाहिना साइड होता है इधर आपका अशुद्ध रक्त आता है शरीर से, और जो बायां साइड होता है इधर आपका शुद्ध रक्त आता है फेफड़े से। ठीक है, और यहाँ से ये महाधमनी से पूरे शरीर में चला जाता है, और यहाँ से जो आता है अशुद्ध रक्त ये फुफ्फुस धमनी द्वारा आपका ये चला जाता है फेफड़े में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगर आपने 7वां चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, सॉरी जनन पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपको पता है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें 44 जो होते हैं यानी 22 जोड़े जो होते हैं वो एक समान होते हैं जिन्हें कहा जाता है ऑटोसोम, और 23वां जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है जिसे कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। तो जो पुरुष होते हैं यानी नर जो होते हैं उनमें वो जो लिंग क्रोमोसोम होता है वो 2 तरह का होता है, एक्स और वाई, और जो नर मादा जो होती है, मादा जो होते हैं उनमें होता है एक्स। तो यहाँ से ये जब इसका नर का एक्स और मादा का एक्स मिलता है तो ये बन जाता है आपका मादा, यानी जो बच्चा जन्म लेगा वो मादा होगी, लड़की होगी। और अगर नर का वाई और मादा का एक्स मिल गया तो ये बना दिया आपका एक्स वाई, तो ये बनेगा आपका लड़का। फिर अगर इसका एक्स और इसका एक्स मिल गया तो ये बना दिया मादा, फिर इसका वाई और ये एक्स मिल गया तो ये बना दिया आपका एक्स वाई यानी नर। ठीक है, ये होता है लिंग क्रोमोसोम, और ये ऐसे होता है लिंग निर्धारण। ठीक है, यानी लड़का या लड़की होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रखिएगा। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन आपको मैंने बताया था, नेफ्रॉन जो होता है वो होता है वृक्क कोशिका, नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क कोशिका होता है, और न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है, यानी तंत्रिका उत्तक का इकाई होता है, संरचनात्मक इकाई। तो न्यूरॉन का चित्र किस तरह से होता है आपको पता है, ऐसे तारा की तरह होता है, आपने पढ़ा होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें बीच में केंद्रक होता है, ये जो ऐसे निकले होते हैं मूछें इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, और ये वाला जो ये पतली लाइन आती है इसे कहा जाता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन, और ये जो तारा बना होता है इसे कहते हैं हम साइटन, इसे कहते हैं साइटन। और ये नीचे जो पूंछें बनी होती हैं इन्हें कहते हैं सूत्रयुग्म गांठें। ठीक है, सूत्रयुग्म गांठें। ये डेंड्राइट से कोई भी संवेदना को ग्रहण करता है, डेंड्राइट से आता है आपका साइटन में, और साइटन से एक्सॉन से होते हुए सूत्रयुग्म गांठें से दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में चला जाता है, और इस तरह से मस्तिष्क तक संवेदना पहुँचती है, कोई भी खबर पहुँचती है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 समजात अंग एवं असमजात अंग में अंतर बताइए। समजात अंग और असमजात अंग, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने साइंस का बनाया था उसमें मैंने पूरा बताया था। समजात अंग जो होते हैं ये होते हैं संरचना और उत्पत्ति के हिसाब से एक जैसे। संरचना और उत्पत्ति जो होती है वो एक जैसी होती है, एक जैसी, और इनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है। संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है। समजात अंग जो होते हैं ये संरचना और उत्पत्ति एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग करते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, बंदर का हाथ, बिल्ली का हाथ, ये सारे समजात अंग हैं। मेढक का हाथ ये समजात अंग में आता है। असमजात अंग में आपका तितली और पक्षी का पंख, ठीक है, ये दोनों, इनकी बनावट अलग अलग होती है लेकिन ये उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। तो काम एक करते हैं लेकिन बनावट अलग होती है, तो असमजात हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लैंगिक जनन संचारित रोग। देखिए इससे तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक सवाल रहेगा, लैंगिक जनन संचारित रोग से। लैंगिक जनन संचारित रोग किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन संचारित जो होता है, जो यौन संबंध बनते हैं उससे ये रोग जो फैलते हैं ना, इन्हें कहते हैं हम लैंगिक जनन संचारित रोग। तो इसमें आपका जो आएगा वो होगा 1 नंबर, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो जीवाणु से होने वाला रोग जो है आपका वो है गोनोरिया। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि गोनोरिया किससे होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा गोनोरिया जो होता है जीवाणु से होता है। सिफिलिस, या दे देगा कि इसमें कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। गोनोरिया, सिफिलिस ये जीवाणु से होते हैं। विषाणु यानी वायरस से जो होने वाले रोग हैं, विषाणु से, वो है आपका सर्विक्स कैंसर, ये तो आपको पता ही है, सर्विक्स कैंसर, ठीक है, एड्स, और आपका एक और है वो है हर्पिस, ये नाम याद रखिएगा, ये वायरस से होने वाला रोग है। और एक आता है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है? तो ट्राइकोमोनियसिस जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला लैंगिक जनन संचारित रोग है। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें से दे देगा और आपसे ऑप्शन पूछेगा कि कौन है कौन नहीं है, तो वो नाम जब आपको याद रहेगा, तो जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, दे दिया कि कैंसर दे दिया, ठीक है, शुगर दे दिया और मलेरिया दे दिया, और चौथा दे दिया सिफिलिस, बोलेगा कि इसमें से कौन सा आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा है, तो सिफिलिस, ठीक है। या इसमें से दे देगा और कोई दे देगा कि शुगर ये है या नहीं है लैंगिक जनन संचारित रोग, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन है कि मेंडल के मटर के प्रयोग का वर्णन करें। मेंडल के मटर का प्रयोग, तो मेंडल ने मटर का इस्तेमाल किया था ना अपने प्रयोग में, किस चीज़ के लिए किया था? तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, ठीक है, अनुवांशिकी दर्शाया था इसने, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का जो चलन होता है उस चीज़ को बताया था। तो इसने 2 तरह के मटर लिए थे, लंबी प्रजाति और बौनी प्रजाति। जब इनका संकरण कराया तो ये लंबी प्रजाति हुआ, फिर से लंबी प्रजाति का संकरण कराया तो लंबी प्रजाति ही पैदा हुआ, ठीक है। इसे कहा जनक पीढ़ी, ठीक है, इसे कहा पीढ़ी 1, ठीक है, P1 कहा, F1 कहा, और इसे P कहा, P पेरेंट्स। फिर जब इनका संकरण कराया दूसरी बार F1 का, तो जो पौधा निकला वो निकला लंबी प्रजाति का, ये भी लंबी प्रजाति का, और लास्ट में आया आपकी बौनी प्रजाति का, ठीक है, इसे कहा इसने F2, ठीक है। तो इसने जो जीन प्रारूप अनुपात देखा, जीन प्रारूप अनुपात वो था आपका 1:2:1, ठीक है, और लक्षण प्रारूप अनुपात जो देखा, लक्षण प्रारूप अनुपात वो देखा 3:1, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स का होने वाला है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाटा है, तो देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।